हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम शुरू कर चुके हैं बेटा क्लास 12th जूलॉजी पोर्शन का हम लेक्चर सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने करंटली जो टॉपिक शुरू किया हुआ है दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो अभी तक आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर समझ चुके हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, एंड हमने आउटलाइन थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन देखा था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करी थी। ठीक है, फिर हमने डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा डिटेल में हमने लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर स्क्रोटम के बारे में बात करा था, टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करा था, और हमने ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर देखा था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, एंड फाइनली हमने देखा था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से ही फॉरवर्ड कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है जो जगह है बेटा स्पर्म के बनने की, बिकॉज स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टीज में कहाँ पे होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है। तो हम आज देख लेते हैं कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है और उन सेल्स का फंक्शन क्या है, एंड फाइनली हम ये देखेंगे कि वो सेल्स स्पर्म को बनाने में कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस क्लास याद हो तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बोला था कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। सो मान लो फॉर एग्जांपल बेटा ये एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है ना। सो अब अगर हमें इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का एनाटॉमी पढ़ना है कि मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कौन सी सेल्स है, ये अंदर से कैसा दिखता है एंड अदर थिंग्स, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्यूब का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे। मतलब इसको मैं ऐसे काटूंगा बेटा, इसका टीएस काटूंगा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटूंगा। फिर इस ट्रांसवर्स सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इस ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर क्या है और बाहर क्या है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो हमने कुछ ऐसा ही किया हो बेटा यहाँ पर डायग्राम में। मान के चलते हैं बेटा फॉर एग्जांपल ये जो आपको ब्लैक कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल है। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 3। बट मैंने 3 यहाँ पे नहीं बनाए, मैंने 2 बना लिए बेटा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल 1 का ट्रांसवर्स सेक्शन, ये आपको दिखाई दे रहा है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल 2 का ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है ना। सो ये हो गया सेमनिफेरस ट्यूब्यूल 1 और ये हो गया सेमनिफेरस ट्यूब्यूल 2। ठीक है ना। अब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में जितनी भी सेल्स होती है ना, ये एपिथेलियल सेल्स होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई सेल्स होती है बेटा। ऑल्दो किसी का ऑरिजिन मेसोडर्मल होगा, किसी का ऑरिजिन एंडोडर्मल होगा, वो तो अलग बात है, बट सबकी सब एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती है। सो अगर ये सारी सेल्स एपिथेलियल टिश्यू है, सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि इनके पास बेटा अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, है ना। सो यहाँ पे आप अगर मैं एक को जूम कर देता हूँ इसमें से, ये हम एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल पे भी फोकस कर लेते हैं। सो इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में जो ग्रीन कलर में चीज़ आप देख रहे हैं, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा। ठीक है ना, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल्स पाई जाती है और बाहर 2 सेल्स पाई जाती है, ये याद रख लेना प्लीज़। सो अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, सो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर 2 सेल्स है, जो कौन है बेटा हम थोड़ी देर में देखेंगे, और इसके बाहर भी 2 सेल्स है। यानी एट डिस्कशन के एंड पे अगर आपको याद रखना पड़े, सो आप याद रखेंगे कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में टोटल 4 सेल्स होती है। 2 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में होती है, 2 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड में होती है। सो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले बेटा उन सेल्स को पढ़ते हैं जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे उन सेल्स को जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है। तो पहले हम नाम याद रखेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। सो अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, सो आपको ये सेल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ साइज में। ये आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ही और एक सेल दिखाई दे रहा है, ये सेल सेम है बेटा। ये सेल आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है ना। सो ये जो लार्ज साइज्ड सेल्स आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके फीचर आपको क्लियरली दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है कि ये सेल का साइज बहुत बड़ा है बेटा, लार्ज साइज्ड सेल है। दूसरा दिखाई दे रहा है कि इस सेल के पास अपना न्यूक्लियस है बेटा, तो अब एक लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखिए कितना बड़ा न्यूक्लियस है इनके पास बेटा।
तीसरा दिखाई दे रहा है कि ये सेल कॉलम लाइक है, कॉलमनर है बेटा, आप देख सकते हैं कॉलम लाइक है। हम एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ चुके हैं बेटा, स्क्वामस सेल, क्यूबॉइडल सेल, कॉलमनर सेल। तो ये कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, कॉलमनर इन शेप होती है। नंबर इनका कम है, अगर हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर इनका कम है। बिकॉज अगर आप इन सेल्स को देखेंगे बीच में जो छोटी छोटी सेल्स है इनका नंबर ज़्यादा है, लेकिन हमारी इन कॉलम लाइक सेल्स का नंबर क्या है बेटा, कम है। सो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो सेल्स याद रखेंगे, हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो सेल्स बेटा जो साइज में बहुत बड़ी होती है, जो शेप में कॉलमनर होती है, जिनके पास बहुत बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, जो नंबर में कम होती है बेटा, इन सेल्स को हम नाम देते हैं सर्टोले सेल। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। सो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, सर्टोले सेल बोलते हैं। तो याद रखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाले साइड में पहला सेल कौन सा सेल होता है, सर्टोले सेल होता है। सर्टोले सेल को हम बेटा स्पर्म नर सेल भी बोलते हैं, या इसको सस्टेंटिक्यूलर सेल भी बोला जाए, इसको हम बेटा सस्टेंटिक्यूलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। अब आ जाते हैं वापस। सो अगर आप बेटा इधर अगेन और एक बार देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर ये कॉलमनर सेल है, अगर ये दूसरा कॉलमनर सेल है, दो कॉलमनर सेल्स के बीच में आपको ये छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये स्मॉल सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन सेल्स को हम नाम देते हैं मेल जर्म सेल्स। दे आर कॉल्ड एज मेल जर्म सेल्स बेटा। ये सारी सेल्स को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स। लेकिन इन सारी सेल्स को बेटा बनाती है एक सेल। ये सारी सेल्स आपको दिख रही है ना, ऑल आर कॉल्ड एज मेल जर्म सेल्स। लेकिन इनका फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है बेटा, जिस सिंगल सेल को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो मतलब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ये जो नीचे सबसे नीचे सेल है बेटा, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, या इनको हम स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बोलते हैं बेटा। और इन स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है, जो सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनका शेप क्यूबॉइडल होता है। सर्टोले का शेप कॉलमनर था, स्पर्मेटोगोनिया का क्यूबॉइडल है बेटा। सर्टोले सेल का साइज बड़ा था, स्पर्मेटोगोनिया का साइज बहुत छोटा होता है। सर्टोले सेल नंबर में कम थी, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया नंबर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको इनसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो ही सेल्स मिलती है बेटा, एक मिलती है मेल जर्म सेल और दूसरी मिलती है सर्टोले सेल बेटा। क्लियर हो गया ना। एंड इसके अलावा आप देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में बेटा कोई भी सेल नहीं होता है, खाली जगह होती है। और इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लुमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको हम लुमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये तो होगी बाहर वाली सेल जो आपने याद रखी। ठीक है, अब हम ये तो होगी अंदर वाली सेल्स बेटा जो आपने याद रखी। अभी हम बाहर वाली सेल्स को एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 है और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 है। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बेटा एक खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, जिसको मैंने अलग कलर से शो करने का कोशिश किया है। इस खाली जगह को हम नाम देते हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस बेटा। इस खाली जगह को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में दो सेल्स मिलती है बेटा। ठीक है, जिसमें से मैं पहली सेल शो करने की कोशिश करता हूँ। सो ये देखिए, ये सेल आपको फर्स्ट सेल मिला, या जो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सेल बेटा। ठीक है ना, दिस सेल इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। बिकॉज ये कहाँ मिलता है बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। या इसका और एक नाम भी बेटा, इसको हम लिडिक सेल भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर दो सेल्स होती है, उसमें से एक सेल को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, लिडिक सेल बेटा। क्लियर हो गया ना। एंड दूसरी सेल आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये देखिए बेटा, ये और एक सेल है यहाँ पे, जिसको हमने अलग कलर में शो करने का कोशिश किया है। इस सेल को हम नाम देते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। और इस सेल का काम क्या होता है बेटा, इस सेल का काम होता है डिफेंस का, यानी ये शॉर्ट में मैक्रोफेज है जो डिफेंस का काम करती है। क्लियर है ना। सो ये आपने सारी सेल्स याद रख ली। सो अगर मैं इसको यहाँ पे समअप कर दूँ बेटा, एनसीईआरटी ने भी डायग्राम दिया तो यही चीज़ दिखाया एनसीईआरटी ने भी। सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये बेस नोड मेम्ब्रेन हो गया, ये बेस नोड मेम्ब्रेन है बेटा। ये सेल कौन सी है, ये स्पर्मेटोगोनिया हो गई, ये हो गई स्पर्मेटोगोनियम। ये सेल कौन सी है बेटा, ये सर्टोले सेल हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक सेल हम ऐड करना चाहे तो ये लिडिक सेल हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल है, जिसको मैक्रोफेज बोलते हैं। ठीक है। सो अगर मैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे समअप कर दूँ तो हमने क्या याद रखा कि अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बेटा हमको
4 सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है ना। सो जिसमें से एक सेल का नाम है लिडिक सेल, ठीक है। दूसरी सेल का नाम है, अब लिडिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। दूसरे सेल का नाम है बेटा इम्यूनो लॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। ये हो गया सेल नंबर 2। तीसरी सेल है बेटा स्पर्मेटोगोनियम, और चौथी सेल है बेटा सेरोटोले सेल। तो ये 4 सेल्स आपने नाम से याद रख ली बेटा, क्लियर है ना। अब इनका फंक्शन एक बार देख लेते हैं कि इनका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है, ठीक है। अगर मैं लिडिक सेल की बात करूं, लिडिक सेल का हमारी बॉडी में काम क्या होता है, ये एंड्रोजन सिक्रीट करती है बेटा। एंड्रोजन का मतलब क्या हुआ, ये सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है, और उस मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन का तो 11th में पढ़ ही लिया बेटा। तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स के अंदर सिक्रीट होता है ना, वो टेस्टी से निकलता है, और टेस्टी से वो कहाँ से निकलता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में वो कहाँ से निकलता है, आज के बाद याद रखेंगे, वो निकलता है लिडिक सेल के। यानी लिडिक सेल एक ऐसी सेल है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या देती है, जो मेल सेक्स हार्मोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, याद रखेंगे। सेकेंड यहाँ पे लिखा है बेटा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम डिफेंस का होता है, ठीक है। कैसे इसका काम डिफेंस में है, बिकॉज ये एक्चुअल में क्या होती है, मैक्रोफेज होती है बेटा, ये एक्चुअल में मैक्रोफेज होती है, क्लियर। सो अगर आप याद रखेंगे कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर 2 सेल्स है उनका फंक्शन क्या है बेटा, अगर सम अप कर देंगे, उनका फंक्शन होता है या तो सेक्स हार्मोन रिलीज करना या तो डिफेंस का काम करना, ठीक है ना। अब अगर हम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाए तो हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है बेटा, ये मियोसिस में जाती है, मतलब इसका मियोसिस होता है बेटा। ये खुद डिप्लॉयड सेल है, मतलब ये 2n सेल है बेटा। तो स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या, वो मैं समझा रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉयड सेल है और इसका मियोसिस हो जाता है बेटा, और मियोसिस से बेटा ये एक सेल में कन्वर्ट होती है, जिस सेल को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड बेटा, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है ना। और फिर ये स्पर्मेटिड जो है बेटा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, एक प्रॉपर स्पर्म में, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं बेटा। तो ये याद रखना, यानी स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या होता है, स्पर्म बनाने का होता है। और कैसे बनाती है वो स्पर्म बेटा, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल है, उसका मियोसिस होता है, तो वो हैप्लॉयड सेल स्पर्मेटिड बनाती है। फिर वो स्पर्मेटिड हैप्लॉयड जो होता है बेटा, वो कन्वर्ट किस में होता है, स्पर्मेटोजोआ में। अभी पूरा साइकिल कैसे चलता है वो हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी इतना याद रख लो, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, बस इतना भी याद रख लीजिए, ठीक है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो हमारे पास है, दैट इज सेरोटोले सेल। इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले बेटा इसका फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को, खाना प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को, इसलिए इसको नर्स सेल भी बोला जाता है। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है बेटा कि ये एक प्रोटीन को रिलीज करती है, जिसको हम नाम देते हैं ABP। ABP का फुल फॉर्म होता है बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये काम क्या करता है वो थोड़ी देर में बता देता हूँ मैं बेटा। इसके अलावा ये रिलीज करता और एक स्ट्रक्चर स्पेशल मॉलिक्यूल बेटा, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, SMF बोलते हैं बेटा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या इसका काम है ये भी थोड़ी देर में पता करेंगे। एंड इसके अलावा बेटा ये और एक चीज़ को भी रिलीज करता है, जिसको हम नाम देते हैं इनहेबिन। इसका भी फंक्शन थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी नाम याद रख लीजिए बेटा। एंड बिसाइड्स ऑल दीज फंक्शन, इसका और एक फंक्शन भी होता है बेटा, ये क्या करता है, ये स्पर्म ब्लड बैरियर बनाता है, ठीक है। बिकॉज स्पर्म हैप्लॉइड सेल है बेटा,
और अगर स्पर्म हैप्लॉइड सेल डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक सेल के कांटेक्ट में आ गई तो साइटोटॉक्सिक सेल बेटा इस स्पर्म को क्या कर देगा, मार देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए साइटोटॉक्सिक या इम्यून सेल्स को हम बेटा स्पर्म से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। और वो काम कौन करता है बेटा, स्पर्म ब्लड बैरियर कर देता है। सो ये होगी आपकी चारों सेल्स बेटा किसकी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, और इनके रेस्पेक्टिव फंक्शंस। क्लियर है ना। अब ये सारे फंक्शंस तो आपने याद रख ही लिए। अब हम देखते हैं बेटा ये सारा कुछ जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ये सारा कुछ स्पर्म बनाने में कैसे यूज़ होता है, कैसे इस सब को यूज़ करके बेटा हम स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि मेल्स के अंदर बेटा ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब स्पर्म बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, इनहिबिन निकल रहा है, एसएमएफ निकल रहा है, मेल्स के अंदर ये सारा काम जो है ना ये ओनली आफ्टर प्यूबरिटी होता है। ठीक है ना, प्यूबरिटी से पहले इनमें से कोई भी चीज़ नहीं बनती है बेटा, इनमें से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। लेकिन जैसे मेल की प्यूबरिटी आएगी तो प्यूबरिटी के अंदर बेटा पहली बार मेल क्या बनाना शुरू करता है, ये सारी चीज़ें बनाना शुरू करता है। अब ये सब कुछ होता कैसे है, तो इसको इधर समझ लेते हैं इधर से। एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। इसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के नीचे बेटा आपको पता है और एक ग्लैंड पाया जाता है जो इससे जुड़ा रहता है बेटा। हाइपोथैलेमस के नीचे और एक ग्लैंड इससे जुड़ा रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं हमारी बॉडी में, एक को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एक को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। होता क्या है बच्चा कि जब एक मेल के अंदर प्यूबरिटी आती है, प्यूबरिटी से पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मेल में प्यूबरिटी आती है, सो ड्यूरिंग प्यूबरिटी बेटा मेल क्या करता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम नाम देते हैं GnRH। GnRH का फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये GnRH बनने के बाद बेटा कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे नहीं जाएगा, ये खाली कहाँ जाता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। निकला कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। और कब निकला, प्यूबरिटी पे निकला। ये याद रखना बेटा, ये ओनली कब निकलता है, जब प्यूबरिटी आती है बेटा। ठीक है ना। सो जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे हार्मोन पहुँच जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को मजबूर करता है बेटा दो हार्मोन निकालने के लिए। याद रखना प्लीज़ है, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को मजबूर किया और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि आप दो हार्मोन रिलीज कर दो बेटा। और वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, वन इज कॉल्ड एज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या शॉर्ट में बेटा LH बोलते हैं, या मेल्स के अंदर इसका और एक नाम है बेटा, मेल्स के अंदर हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में ICSH भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला, ये निकला एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एंड इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी को GnRH बोलता है बेटा कि LH तो आपने रिलीज कर ही लिया, बट LH के अलावा और एक हार्मोन रिलीज करो जिसको हम नाम देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा, या इसको FSH भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकले, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले बेटा, बट इनको पिट्यूटरी ग्लैंड से किसने निकलवा लिया, इनको निकलवा लिया GnRH ने बेटा। ठीक है, तो ये दो हार्मोन हमारे पास आ गए, LH एंड FSH बेटा। ये कब हो रहा है सब कुछ, ये हो रहा है ड्यूरिंग प्यूबरिटी बेटा। अब जैसे ये हार्मोन निकलते हैं तो हमको तो ऑलरेडी एक चीज़ पता है बेटा कि मेल की बॉडी के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल पाई जाती थी, स्पर्मेटोगोनिया बेटा। स्पर्मेटोगोनिया ये तो पहले से ही प्रेजेंट थी उसकी बॉडी में, है ना। और स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल थी, डिप्लॉयड सेल थी, ये तो पहले से ही उसके पास थी ये सेल। और शेप अगर मैं बना तो मान लो ये सेल कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, तो ये मान लेते हैं ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, तो जब प्यूबरिटी आती है बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो अब यहाँ पे देख रहे हैं ना,
इस स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर बेटा एक हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है। हार्मोन का नाम होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन, समझ लेना ध्यान से। इस स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर एक हार्मोन एक्ट करेगा, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो इस स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट कराता है बेटा स्पर्मेटिड में, जो उसको कन्वर्ट किस में करवाएगा, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करवाएगा बेटा। किया कुछ नहीं उस हार्मोन ने, बस इसको क्या करवा लिया, मियोसिस करवा लिया, यानी इसको मजबूर कर दिया मियोसिस करने पे बेटा। तो स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड फाइनली बनता है स्पर्मेटिड। बट वो मैं भी नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, शॉर्ट में भी अभी याद रख लो, स्पर्मेटोगोनिया से बन गया स्पर्मेटिड, कैसे, मियोसिस की वजह से। लेकिन इस मियोसिस करवा कौन रहा है बेटा, इसको करवा रहा है टेस्टोस्टेरोन। अब हमको ये तो समझना पड़ेगा ना कि टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे कैसे आया। टेस्टोस्टेरोन तो हमारी बॉडी में था ही नहीं, उसको किसने रिलीज करवाया। तो इधर समझिए बेटा होता क्या है, जब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है बेटा लिडिक सेल के पास। क्या आया, लिडिक सेल के पास बेटा, ठीक है। और ये लिडिक सेल को बेटा बोल देता है कि आप अभी प्यूबरिटी पे किसको रिलीज करो, एंड्रोजन को रिलीज करो, ठीक है ना। और कौन सा एंड्रोजन रिलीज किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया जाता है। ये प्यूबरिटी पे हो रहा है। अब जैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, ये टेस्टोस्टेरोन आता है किसके पास, स्पर्मेटोगोनिया के पास, समझे ना। और स्पर्मेटोगोनिया का बोलता है कि आप क्या कर लो, मियोसिस कर लो और क्या बन जाओ बेटा, स्पर्मेटिड बन जाओ। और इस प्रोसेस को बायोलॉजी में बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। याद रख लेना, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इनटू हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसको करवा कौन रहा है बेटा, इसको टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है, जो कहाँ से आया, लिडिक सेल से आया। कैसे लिडिक सेल से आया, बिकॉज लिडिक सेल के ऊपर कौन आ चुका है बेटा, एलएच। एलएच को किसने निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी ने, उसको वहाँ से किसने निकाला, जीएनआरएच ने। तो मतलब जीएनआरएच बेटा चाहता है कि स्पर्म बने, तो जीएनआरएच बिकॉज स्पर्म बनाना चाहता है, इसलिए उसने लिडिक सेल को एक्टिवेट किया, उसने एंड्रोजन को एक्टिवेट किया, और एंड्रोजन ने क्या करवाई, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाई। ठीक है, अभी भी स्पर्म तो नहीं बना है बेटा, बिकॉज स्पर्मेटेड स्पर्म नहीं होता है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म होता है। तो फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इधर स्पर्मेटेड हो गया बेटा, अभी भी एक गोल ही दिखाई दे रहा है, बट डिफरेंस है कि ये हैप्लॉइड है, ऊपर वाला डिप्लॉइड था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्पर्मेटेड को कन्वर्ट करेंगे बेटा इनटू स्पर्म, या जिसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं बेटा, या शॉर्ट में स्पर्म भी बोलते हैं इसको बेटा। सो अब इसमें चेंज क्या आया, इसके अंदर हमने एक हेड बना लिया, इसके अंदर हमने बेटा एक मिडिल पीस बना लिया, और इसके अंदर हमने एक टेल बनाई। आप ध्यान से देख लीजिए, क्या ये वाला सेल और ये वाला सेल एक जैसा है, नहीं, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, बट ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है बेटा। सो इस प्रोसेस को बेटा, जो इस स्पर्मेटोजोआ बनाने की प्रोसेस होती है ना, अच्छा इधर और एक चीज़ याद रखें पहले। तो मतलब फाइनली हमने स्पर्मेटेड को कन्वर्ट किस में कर दिया, प्रॉपर स्पर्म में, एक्चुअल स्पर्म हमने बना लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा ही होगा बेटा, जो स्पर्मेटेड को मदद करेगा स्पर्मेटोजोआ बनने में। तो जो चीज़ यहाँ पे स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में बनने में मदद करती है ना, उसको हम नाम देते हैं बेटा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और वो कहाँ से आता है बेटा, वो सर्टोले सेल से आता है। तो होता क्या है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है सर्टोले सेल के ऊपर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया बेटा सर्टोले सेल के ऊपर, ये आ गया सर्टोले सेल के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर्टोले सेल के ऊपर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, तो वो सर्टोले सेल को मजबूर करता है बेटा टू रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बेटा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बेटा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SMF बोलते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है, ये स्पर्मेटिड के पास आता है बेटा, और स्पर्मेटिड को बताता है कि आप कन्वर्ट किस में हो जाओ, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाओ। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस,
यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है। स्पर्मियोजेनेसिस कौन करवाता है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कराता है। वो कहाँ से आता है? सर्टोलिस सेल से। उसको कौन निकलवा लेता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसको कौन निकलवा लेता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी इन जनरल अगर आप स्पर्म बनाना चाहते हैं तो स्पर्म बनाने के लिए दो प्रोसेसेस करनी पड़ेगी। वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। और दो प्रोसेसेस करने के लिए आपको दो सेल्स की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे है, आपको दो पिट्यूटरी हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ पे है, और आपको दो टेस्टिकुलर हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ये है और ये है बेटा। सो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं और कैसे स्पर्म को बनाने के लिए बेटा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हमारी टेस्टिस रोल प्ले करती है। ठीक है, सो ये सारा कुछ आपने क्लियर हो गया बेटा अभी। सो इंटरस्टिशियल स्पेस में दो सेल्स होती है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल, जो है टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को रिलीज करती है। एंड्रोजन बेटा स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड बनने में मदद करता है, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ बनाने में मदद करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसके अलावा सेरोटोनिन सेल, ये सारी चीज़। अच्छा, एबीपी मैंने कहना भूल गया। एबीपी का काम क्या है? देखिए, अब टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है ना, हमारी बॉडी नॉर्मली हार्मोन्स को स्टोर नहीं करती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को हमें स्टोर करना पड़ेगा ना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, बिकॉज जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ज़्यादा क्या बनेगा बेटा? स्पर्म बनेगा। सो इस टेस्टोस्टेरोन को स्टोर करने का काम कौन करा देता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करा देता है। एबीपी क्या करेगा? वो टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन को टेस्टिस के अंदर या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या कर देगा बेटा? इंक्रीज कर देगा, ताकि जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बचेगा बॉडी में उतना ज़्यादा क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन भी होगा। क्लियर है? चलिए, अब ये साइकिल हम एक बार और देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। होता क्या एक्चुअल में कि मान लो फॉर एग्जांपल एक मेल के अंदर बेटा स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म बन रहे हैं बेटा, नॉर्मली स्पर्म बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ये मेल स्पर्म को रिलीज नहीं कर रहा है, मतलब इस मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं बट ये स्पर्म को इजैकुलेट नहीं कर रहा है, ये स्पर्म को बेटा इंसेमिनेट नहीं कर रहा है, ये स्पर्म को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहा है, तो इसकी बॉडी में स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ना। सो इमेजिन कर लो फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो रहा है बट रिलीज ऑफ स्पर्म नहीं हो रहा है, तो आपके हिसाब से बॉडी क्या करेगी? और स्पर्म बनाएगी कि स्पर्म बनाना बंद कर देगी? फॉर एग्जाम्पल आप स्पर्म बनाते जा रहे हो बट स्पर्म बेटा यूज़ नहीं हो रहे हैं, सो आपकी बॉडी क्या करेगी? स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी कि स्पर्म के प्रोडक्शन को रोक देगी? डेफिनेटली बेटा रोक देगी, ठीक है ना, बिकॉज बॉडी नहीं चाहती है फालतू में एनर्जी ज़ाया करना। स्पर्म को हमने बनाया बेटा एजैकुलेशन के लिए, इंसेमिनेशन के लिए, लेकिन अगर वो इंसेमिनेशन एजैकुलेशन हो ही नहीं रहा है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी क्या करती है बेटा? स्पर्म बनाने की एनर्जी को प्रिजर्व करती है, इसको कहीं और यूज़ किया जाएगा बेटा, बॉडी के ग्रोथ में यूज़ किया जाएगा, बॉडी के डेवलपमेंट में यूज़ किया जाएगा, बट स्पर्म के प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता ऐसी एनर्जी को। तो इस समय बेटा फिर स्पर्म प्रोडक्शन क्या करी जाती है? टेम्पोरली रोक दी जाती है, टेम्पोरली इसको बेटा स्टॉप किया जाता है। लेकिन ये स्टॉप कैसे किया जाता है वो मैकेनिज्म में इस साइकिल में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो हो क्या रहा है बेटा, अगर आप इस साइकिल को ध्यान से देखेंगे, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे जीएनआरएच निकालता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, वो एलएच एंड एफएसएच निकालता है, एलएच लिडिक के पास जाता है, एफएसएच सर्टोले के पास जाता है, यहाँ से एंड्रोजन निकलता है और यहाँ से स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकलता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेल के अंदर ये स्पर्म यूज़ नहीं हो रहे हैं, सो बिकॉज स्पर्म यूज़ नहीं होंगे तो एंड्रोजन भी यूज़ नहीं होगा, बिकॉज एंड्रोजन तो स्पर्म बनाने में ही यूज़ हो रहा था ना। अब आप स्पर्म यूज़ ही नहीं कर रहे हो बेटा, सो ऑटोमेटिकली एंड्रोजन भी तो यूज़ नहीं होगा, एंड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन बेटा ज़्यादा होने लगता है टेस्टिस के अंदर, तो ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड में आके बेटा, ये ब्लड में आ गया तो ये क्या करता है? ये इनहेबिट करता है बेटा हाइपोथैलेमस को, और ये इनहेबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, दो जगह इनहिबिशन करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करेगा और हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगा। हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा और जीएनआरएच बनना बंद हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा तो एलएच एंड एफएसएच बनना बंद हो जाएगा, समझ रहे ना। जीएनआरएच बंद होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा एलएच एंड एफएच तब भी तो बंद होगा, सो मतलब ये एलएच को बनना बंद करा देगा, ये एफएसएच का बनना बंद करा देगा। एलएच नहीं बनेगा, एंड्रोजन नहीं बनेगा, एफएसएच नहीं बनेगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर नहीं बनेगा, ये दो चीज़ें नहीं बनेंगी तो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। सो इसमें बस इतना याद रखना है कि एंड्रोजन दो जगह पे इनहिबिशन करता है,
FSH बेटा खाली एक जगह पे इनहिबिशन करता है, ठीक है। वो खाली कहाँ पे इनहिबिशन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वो हाइपोथैलेमस पे इनहिबिट नहीं करता है बेटा। क्लियर हो गया ना। सो ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका स्ट्रक्चर एंड इसकी सेल्स और उन सेल्स के अपने अपने फंक्शंस बेटा, ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी इस टेबल में सेम ही दिया गया, तो आप इसको थोड़ा अगर रोक सकते हो तो रोकने के बाद ये सारी चीज़ें पढ़ लेना इसमें से। चलिए, तो टेस्टिस के बारे में कुछ लाइंस यहाँ पे लिखिए। जैसे टेस्टिस होमोलॉगस ओवरीज की होती है, याद रखेंगे। टेस्टिस मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। टेस्टिस बेटा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। मेल में 2 टेस्टिस पाई जाती है। डायमेंशंस प्लीज़ याद रखना, डायमेंशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेस्टिस का अप्रॉक्सीमेट लेंथ बेटा 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। एवरेज में 3.75 सेंटीमीटर्स होता है। एंड टेस्टिस का विड्थ बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। एवरेज में 2.5 सेंटीमीटर। एंड वेट बेटा 10 to 15 ग्राम्स इन वेट होता है। टेस्टिस के ऊपर बेटा मीजोडर्म की एक लेयर पाई जाती है जिसको मीजोकोरियम बोलते हैं, याद रख लेना। तो मीजोकोरियम क्या है बेटा, लेयर ऑफ मीजोडर्म है ओवर द टेस्टिस, ठीक है ना। मीजोडर्म मतलब पेरिटोम, बिकॉज हमारी बॉडी में हम ट्रू सिलोमेट्स है, और जो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं बेटा उनकी बॉडी में ट्रू सिलोम पाया जाता है, और ट्रू सिलोम के अंदर बेटा मीजोडर्म की लेयर पाई जाती है। इस मीजोडर्म की लेयर को हम पेरिटोनियम बोलते हैं। तो टेस्टिस के ऊपर जो मीजोडर्म का पेरिटोनियम है बेटा, या पेरिटोनियम की लेयर है, उसको मीजोकोरियम बोलते हैं। इधर इस पिक्चर को ज़रा एक बार देखिए बेटा। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको यहाँ पे बेटा टेस्टिस के ऊपर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस बेटा। दिस इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना। अब ये अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस यहाँ पे बस निशान है, लेकिन किसी ज़माने में बेटा ये एक डक्ट था, ये एक पाइप था। उस पाइप को हम नाम देते हैं पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो याद रखेंगे टेस्टिस के ऊपर जो अपेंडिक्स होता है, जो अभी हमारी बॉडी में बेटा इस निशान है, लेकिन किसी ज़माने में निशान नहीं था। ये एक पूरा डक्ट था बेटा, जिस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम में पाई जाती है और ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है बेटा। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 3 लेयर्स होते हैं टेस्टिस के, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा या वेस्कुलैरिस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी हो चुका है। टेस्टिस में 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा हाईली कॉइलेड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डायमेंशन है 60 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 0.2 mm इन डायमीटर बेटा, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होता है जो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है बेटा। मतलब जर्मिनल एपिथेलियम मतलब सर्टोले सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स जो एंडोडर्म से बनती है बेटा। इसके अंदर क्यूबॉइडल मेल जर्म सेल्स होती है और कॉलमनर बेटा सर्टोले सेल्स होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सर्टोले सेल काम करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करता है, सुपर मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज़ करता है और बाकी चीज़ें बेटा, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा FSH एंड इनहिबिन का भी यहाँ पर सिक्रेशन होता है। मेल जर्म सेल जिसको हम सुपरमेटोगोनिया बोलते हैं बेटा, वो मियोसिस करती है। पहले बनती है वो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, फिर बनती है वो सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, फिर बनती है वो सुपरमेटिड एंड फाइनली वो बनती है सुपरमेटोजोआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सुपरमेटोजेनेसिस। बट सुपरमेटिड का फिर सुपरमेटोजोआ बनना बेटा, इसको हम नाम देते हैं सुपरमियोजेनेसिस। तो यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है बेटा, इसमें कुछ खास रहा नहीं। तो ये लाइन में ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, बस इतना याद रख लें। इंटरस्टिशियल सेल मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होती है, एग्जाम में पूछा जाता है इंटरस्टिशियल सेल का ऑरिजिन क्या है, मीजोडर्मल है। बाकी तो सारा बता ही चुका हूँ बेटा। थोड़ा सा इसको पॉज करके आप ये लाइन्स रीड कर सकते हैं बेटा। ये NCERT वाली लाइन्स होगी, थोड़ा पॉज करके बेटा NCERT की लाइन्स को आप रीड कर दें। मैंने ऑलरेडी पूरा डायग्राम में पूरा ही समझा दिया, बट यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम आते हैं मेल्स के अंदर हमने पढ़े थे बेटा एसेसरी डक्ट्स। तो अभी हम एसेसरी डक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मेल के अंदर कौन कौन सा एसेसरी डक्ट होता है और उसका फंक्शन क्या है बेटा, ठीक है। अगर आप पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, सो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रोटम, ये स्क्रोटम हो गया। ये नीचे से बेटा गुबर्निक्यूलम हो गया, और ये ऊपर से हो गया बेटा सुपरमेटिक कॉर्ड। ये दिख रहा है आपको बेटा यहाँ पे सुपरमेटिक कॉर्ड, ठीक है ना। ये सुपरमेटिक कॉर्ड हो गया इधर, ये सुपरमेटिक कॉर्ड हो गया। सुपरमेटिक कॉर्ड के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा सुपरमेटिक नर्व, ये दिखाई दे रहा है सुपरमेटिक आर्टरी, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है सुपरमेटिक वीन बेटा, ठीक है ना। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था सुपरमेटिक वीन बेटा बिकॉज नेटवर्क फॉर्म में होती है, इसको हम पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस भी बोलते हैं। यानी सुपरमेटिक कॉर्ड को बनाने के लिए 4 चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है। पहला सुपरमेटिक नर्व, दूसरा सुपरमेटिक आर्टरी, तीसरा सुपरमेटिक वीन
एंड चौथा बेटा इसको हम नाम देते हैं वासा डिफरेंस बेटा। ये वासा डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ी देर में देख लेते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड बेटा टेस्टिस के साथ जुड़ता है या सुक्रोटम के साथ जुड़ता है एक कैनाल के थ्रू। इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। यानी अंदर वाला स्ट्रक्चर जो ये वाला है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, और बाहर वाला जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इंग्विनल कैनाल को बेटा। ठीक है, चलिए अब अगर हम टेस्टिस पे आएंगे, थोड़ा सा जूम अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, सो आपको ये दिखाई दे रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बेटा, है ना। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे स्पर्म बनता है। स्पर्म जब सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में बनता है ना, वो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा और सबसे पहले इन डक्ट्स के अंदर एंटर करेगा। ये देखिए ये छोटे छोटे डक्ट्स दिखाई दे रहे, इन डक्ट्स के अंदर एंटर करेगा, और इन डक्ट्स को हम नाम देते हैं बेटा रेटिटिब्यूली। इन डक्ट्स को क्या बोला जाता है, मैं इधर ऐड कर देता हूँ, इधर से शुरू करते हैं हम। सो इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेटिटिब्यूली। तो स्पर्म सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से निकल के सबसे पहले कहाँ आता है, रेटिटिब्यूली में आता है, ये याद रखेंगे। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या बेटा, ये रेटिटिब्यूली 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा। तो ये सारे रेटिटिब्यूल्स है ना, ये सारे रेटिटिब्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। ये सारे रेटिटिब्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए बेटा, ये देखिए ये कंबाइन हो गया आपस में, ये सारे कंबाइन हो गए। और जब सारे रेटिटिब्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने ये नेटवर्क बना लिया, ये देखिए। और इसको मैं कलर कर सकता हूँ। सो इन्होंने क्या किया, सब ने मिल के बेटा ये नेटवर्क बना लिया, दिख रहा है ना, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया। और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये नेटवर्क जो यहाँ पे बन गया, दिस इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। ये बन गया रेटिटेस्टिस। ठीक है, अब रेटिटेस्टिस जब बन जाता है, ये पूरा रेटिटेस्टिस बन गया, रेटिटेस्टिस में ब्रेक होना शुरू हुई, देखिए रेटिटेस्टिस ब्रेक हो गया और ये इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को बना रहा है। ये जो ऊपर जा रही है पाइप्स बेटा, ये देखिए ये ऊपर की तरफ ये पाइप्स जा रही है। सो ये जो पाइप्स यहाँ पे बन रही है ना अभी, कहाँ से, रेटिटेस्टिस से बेटा। इन पाइप्स को हम नाम देते हैं, इनको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सो दीज पाइप्स आर कॉल्ड एज, ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ इनको। सो इनको हम नाम देते हैं बेटा वासा एफ्रेंशिया। इनको हम वासा एफ्रेंशिया बोल। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, ध्यान से इधर देख लीजिए, वासा एफ्रेंशिया जुड़ गया। ठीक है, अगेन बेटा जुड़ गए, ये वासा एफ्रेंशिया ऊपर चले गए और ये ऊपर जुड़ गए, तो इन्होंने क्या बना लिया, ये बड़ा सा हाईली कॉइलेड स्ट्रक्चर। अगर आप इसको थोड़ा जूम करेंगे, ये देखिए ये हाईली कॉइलेड है बेटा। सो इन्होंने ये लार्ज हाईली कॉइलेड स्ट्रक्चर बनाया, और इस हाईली कॉइलेड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एपिडिडाइमिस बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। इसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं बेटा, समझ आया ना। एपिडिडाइमिस के 3 हिस्से होते हैं, ये देखिए ये एपिडिडाइमिस यहाँ से शुरू हो जाता है ना, सर पे हम हमेशा टोपी लगाते हैं बेटा। सो टोपी वाले एरिया को हम नाम देते हैं कैपेट। एपिडिडाइमिस के 3 हिस्से, पहले हिस्से को हम बोलते हैं कैपेट। पूंछ होती है, पूंछ को हम कॉडा बोलते हैं बेटा, आपको ऑलरेडी पता है, कॉडल एंड मतलब पूंछ, तो लास्ट पार्ट बोलते हैं कॉडा, और बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस, ये याद रखेंगे। सो एपिडिडाइमिस के 3 हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को हम बोलते हैं कैपेट, बीच वाले को बोलते हैं कॉर्पस, एंड लास्ट वाले को बोलते हैं कॉडा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, कॉडा से एक डक्ट बनने लगा ग्रीन कलर में। सो ये जो ग्रीन कलर वाला डक्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया बोलते हैं, समझ आया ना। और फाइनली अगर आप देखेंगे, वासा डिफरेंशिया टेस्टी से बाहर आ गया, किसकी मदद से बेटा, स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से, इंग्विनल कैनाल की मदद से। सो ये वासा डिफरेंशिया बाहर आ रहा है, टेस्टिस से बाहर आ रहा है, सुक्रोटम से बाहर आ रहा है। और बाहर आने के बाद अगर आप देखेंगे वासा डिफरेंशिया बेटा बाहर आया, तो इसने यहाँ पे क्या बना लिया, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लिया बेटा, थोड़ा इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर बना लिया। दिस इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, है ना। और ये क्या बेटा, ये है वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया कन्वर्ट हो गया एम्प्यूला में। एम्प्यूला से छोटा सा डक्ट निकल रहा है, ये देखिए एम्प्यूला से एक छोटा सा डक्ट निकला, ये वासा डिफरेंशिया का डक्ट है बेटा। और ये जुड़ गया, ये यहाँ पे समाइनल वेजिकल है, ग्लैंड हमने यहाँ पढ़ा ना, एक्सेसरी ग्लैंड, ये समाइनल वेजिकल है बेटा। तो ये किसके साथ जुड़ा, वासा डिफरेंशिया का डक्ट जुड़ गया समाइनल वेजिकल के डक्ट के साथ, और दोनों ने मिलके बेटा और एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बना ली। ये देखिए एक नया स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं एजैकुलेटरी डक्ट।
इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बेटा। और इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली किससे जुड़ गया, यूरेथ्रा से जुड़ गया। सो ऑल दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज एसेसरी डक्ट्स बेटा। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से होता है, आप याद रखेंगे स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल के रेटिटिब्यूली में आएगा, फिर रेटी टेस्टीज में जाएगा, फिर वासा एफरेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में उसको स्टोर किया जाता है। याद रखेंगे बेटा स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी बेटा एपिडिडाइमिस में होता है। फिर उसके बाद वो वासा डिफरेंशिया में जाएगा, वासा डिफरेंशिया के बाद बेटा एम्प्यूला में जाएगा, एम्प्यूला से वो इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, और इजैकुलेटरी डक्ट से फाइनली कहाँ आएगा बेटा, यूरेथ्रा में आएगा, एंड यूरेथ्रा से फिर क्या आएगा, बाहर आएगा। सो दिस इज फ्लो ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स बेटा, ठीक है ना। तो ये एसेसरी डक्ट्स इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सारे एसेसरी डक्ट पियर्ड होते हैं बेटा, मतलब आपके पास 2 वासा डिफरेंशिया है, 2 वासा एफरेंशिया है, 2 एपिडिडाइमस है, 2 इजैकुलेटरी डक्ट है, ये सब 2-2 होते हैं। लेकिन यूरेथ्रा खाली एक ही होता है बेटा, यूरेथ्रा एक होता है, बाकी सारे एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, दे आर पेयर्ड बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सेम चीज़ को। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, ठीक है। तो टिल देन पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़ बच्चा।